सीएम से डिप्टी सीएम खून का घूंट पीकर के उन्होंने स्वीकार किया। डेमोक्रेटिक सेटअप कहाँ रह गया? अब तो तानाशाही राजा वाला हिसाब चल रहा है कि उठा करके ग्राफ देख लिया जाए कि समाज कहाँ था 2007 से 12 के बीच में, कहाँ था, और उसके बाद से किस तरह से औरत के रूप में आज कहाँ पहुँचे। हमारा जो ब्राह्मण समाज है जितना अपमानित हुआ 2014 के बाद से लेकर के और आज तक, उतना कभी राजनीति इतिहास में समाज की उतनी बेइज्जती नहीं हुई। अब तो सच्चाई और झूठ का लड़ाई है ना, सच और झूठ लड़ाई। पूरा देश जान गया, 8 साल में पूरा हिंदुस्तान जान गया, बच्चा बच्चा जान गया कि कौन सच बोलने वाले लोग हैं और कौन झूठ बोलने वाले लोग हैं। जब आपने हिंदुस्तान के सैनिकों का भी इस्तेमाल किया राजनीति में, और जो महाराष्ट्र में किया है इन्होंने, महाराष्ट्र में बीजेपी को अब खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक आज़ादी का सवाल है तो अब आज़ादी तो 17 साल लगभग पंडित नेहरू जी ने जेल में बिताए। गांधी जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तमाम सारे लोग, जिन लोगों ने वास्तव में इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी, आज देख रहा हूँ उनको हाशिए पर ले जाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं और बड़ी पीड़ा होती है इसको देख करके। और इतनी पीड़ा होती है कि लगता है कि वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा हम लोग फिर से गुलामी की राह पर जा रहे हैं। जो लोग अंग्रेज़ों के पोषक थे, जो उन्होंने सामने माफ़ीनामा लेके प्रसिद्ध हुआ करते, आज पंडित नेहरू जी की तस्वीर हटा करके उनकी तस्वीर उसमें ऐड करने का काम किया जा रहा है। तो ये सब देख करके लगता है कि ऐसा ना हो कि एक ऐसा समय आ जाए जबकि हम लोग अपने माता पिता को या अपने पूर्वजों को, उनके अपने पुरखों को भी नकारना शुरू कर दें और कहते साहब हम तो एकाएक धरती पर आए हैं एलियन की तरह से और धरती माता के पुत्र हो गए हैं। लगातार झूठ बोलना, फरेब करना, 420 करना और तरह तरह के सपने दिखा करके, सब्ज बाग दिखा करके हम लोग इस देश को ऐसे वातावरण में ले आए हैं जिसको देख करके वास्तव में वो लोग कितने भाग्यशाली थे जो धनवान थे। करीब 40-50 हज़ार फिगर तो हम लोग पढ़ रहे हैं जो लोग देश छोड़ जा कर के विदेशी राष्ट्रभक्त हो गए। आजकल जो है, जब मोदी जी जाते हैं वहाँ पर विदेशों में, तो वो लोग विदेशी राष्ट्रभक्त उनके लिए जय जयकारा लगाते हैं और हम लोग यहाँ पर बैठ कर के बड़े खुश होते हैं कि विदेशों में भी कितना भारतीय लोग कितना सम्मान कर रहे हैं। सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है कि जिन लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर नहीं होनी चाहिए, वो लोग आज तरह तरह के हथकंडे अपना करके इस देश को क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्व के पटल पे हम लोग कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। हर मामले में जो कि रुपए की चर्चा होती थी डॉलर के मुकाबले, ये वो अब सब चर्चाएं बंद हो गई हैं। अब तो हम चर्चा करते हैं, दुख होता है देख करके कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी धर्मपत्नी का नहीं हो सका, आज धर्मपत्नी का अलग से रह रहा है, पता नहीं कितने वर्ष हो गए, वो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है और हम लोग तालियां बजाते हैं, हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्किस बानो कांड में जो घटनाक्रम हुआ है, कौन नहीं जान रहा है क्या क्या हुआ, और उनको मिठाइयाँ बांट करके उसकी तस्वीरें वायरल की जाती हैं। अभी आप चलिए कानपुर देहात जेल में कांड किया एक व्यक्ति ने, आपने उसको दंडित कर दिया, जैसा भी इनकाउंटर था आपने उसको मार दिया। आज उसके परिवार की 4-4 महिलाएं जेल के अंदर बंद हैं। 50 लोग वहाँ के एक जाति विशेष के लोग हैं, वो जेल में बैठे, निरपराध जेल में बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि साहब वो ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में केस है, ये है वो है, दुनिया भर कोर्ट में केसेस का हाल तो आप देख ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा जी के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिया और अगले दिन उनके साथ क्या होता है। वहीं पर दूसरे जुबैर साहब हैं, वो खाली जोक्स भेजा करते थे या जोक्स बताते थे तो उनको जेल हुई और तरह तरह के मुकदमे, फंड का आरोप किसी पर लगा दिए। तो कुल मिला के अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो यही है कि आज़ादी के 75 साल बाद जब पूरे हिंदुस्तान को तिरंगामय करने का प्रयास किया गया या सफलपूर्वक प्रयास किया गया, जिसमें कि सरकारी खजाने से और प्लस लोगों की जेबों से और करके जो एक अपना महिमा मंडन, मैं तो कहूँगा कि अगर इनका बस चले तो ये लोग आज़ादी के शूरवीरों में, आज़ादी के शहीदों में भी अपनी फ़ोटो लगवा लें
और लगा कर बताएं कि साहब कि आप लोगों को शायद याद नहीं है, सन 47 में जब देश आज़ाद हो रहा था तो आज़ादी में कुर्बानी देने वालों में था, और मैं दोबारा हम लोगों को पुनर्जन्म हो गया और हम लोग यहाँ पर इस देश में राजनीति कर रहे हैं। ये माहौल है। मैं हाई स्कूल मैंने चित्रकूट से किया था, इंटर मैंने इलाहाबाद से किया, उसके बाद मैं लखनऊ आ गया। यहाँ पर मैंने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद लॉ की पढ़ाई के दौरान ही वकालत करने लगा, और मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी और हमारे भाई सब लोग न्यायपालिका में ही, हम लोग सब लोग जुडिशरी में ही हैं, और राजनीति में कोई कभी नहीं रहा। और उसके बाद से पंडित श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का जूनियर होने का सौभाग्य मिला मुझे 21 फरवरी 1988 को, और तब से फिर हाई कोर्ट में वकालत करने लगा। वकालत करते करते माननीय हमारे गुरुजी राजनीति में आए। राजनीति पे आकर के एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तो तुम भी राजनीति करो, और उन्होंने मुझे भेज दिया जनपद उन्नाव, एक व्यक्ति विशेष को चुनाव लड़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से। तो हम लोग 2 फरवरी 2004 को उन्नाव चले गए। वहाँ पर अपना वो सीट हम लोग 17,000 से जीत करके आए थे 2004 में। बस उसके बाद से मुझे बार काउंसिल लड़ना था, मैं बार काउंसिल लड़ भी रहा था। और उस वक्त आपको जान करके खुशी होगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट पा करके मैं बार काउंसिल मेंबर बना। वो रिकॉर्ड आज भी कायम है। उसी दौरान जब चुनाव चल रहा था तो बहुजन समाज पार्टी से मुझे प्रस्ताव मिला कि साहब आपको जहाँ, चूँकि विकास नगर जहाँ पर घर है वो मोहना विधानसभा हुआ करती थी, वो मेरे बाद ही समाप्त हो गई। तो मोहना विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा था 2007 में, और वो चुनाव में जीता था। उसके बाद करीब 54,000 वोट मुझे मिले थे उस वक्त जब मैं चुनाव जीता था। उसके बाद फिर 2012 में 80,000 वोट मिला और मैं थोड़े वोटों से हार गया। उसके बाद फिर तो लखनऊ पार्लियामेंट में लड़ा था, थर्ड किया था, सिटिंग मिनिस्टर को हराया था हम लोगों ने। फिर 17 में लड़ा, तब भी मैं उस वक्त तो बीजेपी की लहर लोगों ने बना दी कि लहर चल रही है। 19 में लड़ा था, करीब 1 महीने लड़ा चुनाव सीतापुर पार्लियामेंट, 4.25 लाख वोट करीब मिला था मुझे वहाँ पर, तब भी वो चुनाव भी मैं लूज़ कर गया था। कुल मिलाकर के अपने थोड़े क्षणिक लाभ के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, जो हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दूर किया है इस प्रदेश और इस देश की सत्ता से, और उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, और पूरा देश और पूरा प्रदेश भुगत रहा है कि एक ऐसा माहौल जो आज़ादी के पहले हमारे देश में हुआ करता था, जिससे निजात पाने के लिए हमारे आज़ादी के रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज वैसा ही वातावरण फिर से हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से पैदा हो रही है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, मिर्चा, तेल, अदरक, हींग बेचते उससे पूरे देश पर कब्जा कर लिया, पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में ले लिया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से आ रही है। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आपके अडानी साहब आए हैं, अंबानी साहब आए हैं। इन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी का ओनर बनाया जा रहा है, और बाकी लोग इसके गुलाम भी कह सकते हैं आप, या इनके कर्जदार कह सकते हैं। और बाकी लोगों का तो साफ कहना है कि साहब देखो, हमारी जिम्मेदारी कोई है नहीं, हम फ़कीर हैं, झोला लेकर के आए हैं। दूसरे कहते हैं हम योगी हैं, हमारा भी हम योगी ज़्यादा हैं। और बाकी तो इन लोगों का कहना है कि अगर देश तबाह होता है तो फिर हम, और देश तबाह हो भी रहा है। आप चाहे जीडीपी देख लीजिए, चाहे डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू देख लीजिए, चाहे रोजगार देख लीजिए, चाहे कुछ भी कहीं किसी भी एंगल पे देख लीजिए, तो उस हर एंगल पे आपको हिंदुस्तान में पिछड़ता दिखाई पड़ेगा। और अगर हम लोगों ने जल्दी से जल्दी इस पर कोई ठोस कदम उठा करके इस देश के हित में, जो भी इस देश का देशभक्त है, जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपनी आंखों का चश्मा हटाए, आंखें खोले, आंखें खोल के पूरे हिंदुस्तान को, पूरे प्रदेश को, या जहाँ जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस कस्बे में, जिस ज़िले में रहता है, उसको आंख उठा के देखे। इस देश को बर्बाद होने से, बिगड़ने से, तबाह होने से बचाने का काम करना है, और ये काम हिंदुस्तान में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। ये मेरा साफ कहना। 2024 में मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को खोजे ज़मीन नहीं मिलेगी।
जो नड्डा जी कहते हैं कि विपक्ष नहीं है, तो नड्डा जी को ये जानकारी कि पक्ष भी नहीं है। अगर विपक्ष नहीं है तो पक्ष भी नहीं है, और पक्ष से मेरा साफ तात्पर्य है कि अगर देश ही नहीं रहेगा, अगर यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे, अगर हिंदुस्तानी नहीं रहेंगे, तो आप नेतागिरी करेंगे किसके बल पे? पहले आपने नेतागिरी किया ईश्वर के नाम पर, फिर आपने नेतागिरी किया हिंदुत्व के नाम पर, अब आपने नेतागिरी किया हिंदू मुसलमान के नाम पर। तो जो आपका धीरे 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 चल रहा है, झंडा कब आपने अपनाया, कौन नहीं जान रहा है। तो ये जो है पोल खोलने की देर है, और हांडी अब एकदम पक चुकी है, फूटने का नंबर है। बस कांग्रेस पार्टी को एक पत्थर उठा करके उस हांडी तरफ फेंक देना है, बाकी तो जनता तैयार बैठी है ही है। उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल तो 80 में से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 40+ जाना चाहिए, 40 ऊपर आपको जाना चाहिए। बस समय से काम चालू हो जाए, और हमारे जो भी साथी हैं जो कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी के लिए कुर्बान होने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, उन सबको मजबूत जिम्मेदारियां दे करके उनको फ्रंट पर लगा दीजिए। और फिर देखिए, अब तो सच्चाई और झूठ का लड़ाई है ना, सच और झूठ लड़ाई। पूरा देश जान गया, 8 साल में पूरा हिंदुस्तान जान गया, बच्चा बच्चा जान गया कि कौन सच बोलने वाले लोग हैं और कौन झूठ बोलने वाले लोग हैं। अब वो सब नहीं चलेगा कि आपने जो है वो रुपया बांट दिया, झंडे बांट दिया। भाई अब तो लोग देखेंगे ना, जब आपने हिंदुस्तान के सैनिकों का भी इस्तेमाल किया राजनीति में, और हिंदुस्तान के सैनिकों के माध्यम से भी आप चुनाव जीते, आज आपने उन सैनिकों को भी दांव पे लगा दिया, उनकी प्रतिष्ठा उसको भी दांव पे लगा दिया। तो जनता ऐसा नहीं, जनता इतनी नादान भी नहीं है। हाँ, भोली है, बहुत जल्दी जो है वो डमरू की थाप पे इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उसी तेज़ी से बिखरती भी है। तो अब बिखरने का समय आ गया है। अब बीजेपी की दुकान अब बंद होने वाली है, बंद हो भी रही है। अभी आपने बिहार में देख ही लिया है, बड़े तीसमारखा बनते थे। और जो महाराष्ट्र में किया है इन्होंने, महाराष्ट्र में बीजेपी को खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा, देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को खाता खोलना मुश्किल पड़ जाएगा अपनी इस हरकत से। बड़े हिंदूवादी बनते थे ना उद्धव ठाकरे, क्या थे वो भी तो बहुत बड़े भाई। उनकी जो शिवसेना है वो तो टोटल, और आप वो भी नहीं हजम हुए। तो आप अपनी राजनीति के लिए आप हिंदू हो जाओगे, जहाँ राजनीति थोड़ा गड़बड़ देखते हो वहाँ पर आप मुफ्ती मोहम्मद जो हमारे कश्मीर के, उनसे भी आप PDP पार्टी है, उनसे भी आप समझौता करके सरकार बनाओ। तो आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, और उसी अपॉर्चुनिटी ने आपको एक मौका दे दिया था। लेकिन ठीक है, हम हैं और हमको उनके द्वारा दिए गए चैलेंजेस स्वीकार है, लेकिन देश को दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे, ये हम लोग का संकल्प है। हमारा जो ब्राह्मण समाज है, जितना अपमानित हुआ 2014 के बाद से लेकर के और आज तक, उतना कभी राजनीति के इतिहास में ब्राह्मण समाज की उतनी अवहेलना या उतनी उपेक्षा या उतनी बेइज्जती नहीं हुई। आप उससे उदाहरण मांगेंगे, मैं आपको एक उदाहरण से दूंगा। आप एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी एक को हमारे पूरे प्रदेश में समाज का चेहरा बना देते हो, नाम कहेंगे, मैं नाम भी ले लूँगा, चेहरा बना देते हो। आप चेहरा बनाने के क्रम में आप उनको डिप्टी CM भी बना देते हो। डिप्टी CM साहब बिना बताए वन फाइन मॉर्निंग उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नाम कट जाता है। यहाँ तक ठीक है। आपने एकाना स्टेडियम में लाखों की भीड़ इकट्ठी की, इतना बड़ा मंच बनाया, और आपने उस व्यक्ति को जो 5 साल ब्राह्मण समाज चेहरा, उसको मंच पे नहीं चढ़ने दिया, नीचे उतार दिया। आपने कहा है आपका स्थान नीचे है, जाके नीचे बैठिए आप, और पूरा मैसेज चला गया, अखबार में छप गया अगले दिन। तो इस तरह से, अब दूसरा नाम लेता हूँ मैं आपको, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। 2013-14 के चुनाव में वो स्कूटरों पर दौड़ते रहे, और लगभग 73 सीटें जीते वो। बीजेपी की 73 सीट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 73 सीट आई, और पूरे के पूरे 9 साल तक। और अभी भी कोई कुछ भी कहे, लोग कहते हैं साहब तो राज्यसभा क्या, राज्यसभा का मतलब क्या हुआ? राज्यसभा का मतलब ये है कि उनकी राजनीति समाप्त, और वो मार्गदर्शक मंडल में। अब मैं अभी आपसे काउंटर क्वेश्चन कर दूं कि सब आप हमको बता दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक ब्राह्मण प्रोमिनेंट चेहरा जो कि बीजेपी का लीडर, आप उसका नाम बता दीजिए। आप नहीं बता सकते,
आप धीरे से दबी जबान में उससे नाम जानते किसका लेंगे? आप धीरे से दबी जबान में उससे अजय मिश्रा टेनी का नाम लेंगे। आप मुझसे कांग्रेस से भागे हुए जितिन प्रसाद जी का नाम लेंगे। और तीसरा नाम तो आप खुद ही जानते हैं, कितने ब्राह्मणों को भला कर पाए हैं या कितने ब्राह्मणों को भला कर पाएंगे। ज़्यादा जोर से पूछिएगा तो मैं यही कहूँगा, पंडित हरिशंकर तिवारी जी ने अपना सर्वस्व दे दिया। और मुझे तो किस्सा याद है, और मुझे कहने में बताने में कोई गुरेज नहीं होता। 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी उत्तर प्रदेश में, और पंडित हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। पंडित हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर की हैसियत से उन्नाव गए थे बहुजन समाज पार्टी की रैली करने, और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की रैली की थी। मैं उसमें एक प्रेसिडेंट था, और उन्होंने कहा था उस रैली में कि मेरा बेटा है, अगर आप इसको सांसद बनाएंगे तो आप हरिशंकर तिवारी सांसद। आप जब 2017 में सरकार में पहुंचे तो आपने क्या किया? आपने उनके पंडित हरिशंकर तिवारी जी के सम्मान में या उनके हाथे के बारे में या गोरखपुर के निवास में जो कसीदे पढ़े, उससे साफ जाहिर है कि अपने लिए, आपके लिए, अपने लिए आपके लिए हर आदमी करता है, तुम भी करो। लेकिन जो आप समाज की अगर बात करेंगे तो आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप गुजरात की मिनिस्ट्री देख लीजिए उठा करके, आप मध्य प्रदेश की मिनिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ रहेंगे पहला काट समाज रहता है। तो आज समाज के पास विकल्प के रूप में अगर पूछिए मुझसे आप, तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज के पास विकल्प के रूप में सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ करके वो आपकी सरकार को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाना चाहती है, और बीजेपी को कदापि नहीं देखना चाहती। खुद ही देख रहे हैं, हत्याओं की सूची देख लीजिए। सब लोग चिल्लाते हैं कि अरे मुसलमानों में बड़ी खूंखार है, बड़ी, आप लिस्ट देखिए आप 2017 से 22 के बीच में, अगर ब्राह्मण समाज के 100 लोग मारे गए हैं तो मुस्लिम आप जोड़ लीजिए, आने वाली जातिवाद की बातें शुरू हो जाएंगी ये सब, लेकिन उस पर लोगों को आपत्ति हो जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उठा करके ग्राफ देख लिया जाए कि समाज कहाँ था 2007 से 12 के बीच में, कहाँ था, और उसके बाद से किस तरह से उसे अवनति के रूप में आज कहाँ पहुँच गया। अगर आज से 50 साल बाद, 40 साल बाद, 30 साल जब हम लोग नहीं रहेंगे धरती पर, जब हम लोग का इतिहास लिखा जाएगा मानव, तो इतिहास में ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिखा रहेगा। वहाँ पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ पर श्रीकांत शर्मा जी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ पर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ पर ऐसे से नाम लिए जाएंगे जिनको नाम ले करके कहा जाएगा देवेंद्र फडणवीस जी ब्राह्मण समाज से हैं, सीएम से डिप्टी सीएम खून का घूंट पी करके उन्होंने स्वीकार किया। गुजरात में आप देख लीजिए, या तो जेल में पड़े हैं, या मार दिए गए हैं, या प्रदेश से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, और मैं तो छोटा सा एक उदाहरण लेता हूँ आपको, 17 से लेकर के 22 के बीच में पूरा एक सफाई झाड़ू लगाओ अभियान के तहत सबको साफ कर दिया गया, या तो मिटा दिए गए या प्रदेश से बाहर भेजने का उनको निर्देश दिया गया, और या जेल में चले गए। और जब 2022 में विधान परिषद के चुनाव हुए तो सारे जो पुण्यात्माएँ, जो सब क्या बोलते हैं, जिनका किसी की अपराध से इससे कोई मतलब नहीं है, वो सब आज आप देखिए माननीय बन करके विधान परिषद में बैठे हुए। ये प्रेम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। देखिए वोट तो घटा ही है। 22 साल, करीब 20-22 साल बहुजन समाज पार्टी में मैंने कार्य किया। मिशन वगैरह सब अब धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर जा रहे हैं, और दलित समाज भी कांग्रेस पार्टी की ओर मूव कर रहा है। तो अब ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि सब कुछ दिया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की देन है सब कुछ। ये दलित समाज स्वीकार करता है, उसके मन में एक वो भरा गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो रिजर्वेशन मिला, जो उसके बेनिफिट्स मिले, जो लोग आगे बढ़ करके आए, जो चाहे वो जगजीवन राम साहब हों, चाहे मीना कुमारी जी रहे हों, चाहे जैल सिंह साहब, ये सब
कांग्रेस की ही देन है। अब लोग उनकी कांग्रेस की नकल करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी जिनको बनाए वो मुखर रहे, उनके मुंह पर कभी ताला नहीं बन रहा। अब कोविंद साहब थे राष्ट्रपति, माननीय महामहिम राष्ट्रपति रहे, कोई दिक्कत, लेकिन क्या उनको खुल करके बोलने की आज़ादी थी? क्या वो विदेशों में भ्रमण करके अपने समाज के अपने बारे में कोई बात कह सकते थे? या कोई एक कार्य कोई बता दे हमको जो कि उन्होंने अपने समाज के लिए उत्थान कर डाला हो? अब यही वर्तमान महामहिम जी की पोजीशन है कि सारा जो केंद्रित कर लिया आपने, डेमोक्रेटिक सेटअप कहाँ रह गया? अब तो वो तानाशाही राजा वाला हिसाब किताब चल रहा है, जिधर देखा उधर सूखा पड़ गया, इधर देखा उधर बारिश होने लगी। इस तरह की भूमिका हो रही है हमारे देश में, जो कभी नहीं थी, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसको हतोत्साहित करने कार्य किया। देखिए, कोर्ट्स में तो इधर जाना लगभग बंद ही है। शायद अगर 2021 देखें 22, तो शायद 22 में एक आध बार मैं गया हूँ कोर्ट, या एक आध बार ही गया हूँ, नहीं गया मैं कोर्ट। हाँ, वहाँ भी माहौल अब बिगड़ रहा है, वहाँ बिगड़ रहा है। और चूँकि हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट वगैरह पढ़े हुए हैं, तो बहुत बातें नहीं बोल सकते खुल करके, लेकिन माहौल वहाँ का बिगड़ रहा है। अब लोगों का कहते थे भाई देखो सब कुछ छोड़ दो, न्याय व्यवस्था पे पूरा न्याय व्यवस्था पास था। अब माननीय न्यायमूर्तिगण ही कहने लगे हैं, अभी आपने कई तो वीडियो आपने खुद भी देखा होगा, उन्होंने कहा साहब हमारे हमको ट्रांसफ़र की धमकी दी जा रही है, हमको ये धमकी दी जा रही है, हमको। तो कुल मिलाकर के मीडिया कैसी थी 13-14 के पहले, आपकी ब्यूरोक्रेसी कैसी थी, आपकी न्यायपालिका कैसी थी, तो अब सब धीरे धीरे जो है, क्या मैंने कहा ना, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से ही सब मूवमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो इस सरकार को जाना होगा, ताकि इस प्रदेश में स्वस्थ लोकतंत्र पुनर्स्थापित हो सके, और हम और आप सब लोग चैन की बंसी बजाते हुए ये कह सकेंगे साहब ठीक है, हम लोग खुशहाल भारत के नागरिक हैं। एक बस घटनाएं बहुत हैं, घटनाएं वकालत से जुड़ी हुई हैं कि 84 में लॉ पास किया, फर्स्ट ईयर पास किया लॉ 1। तो शाम को घर आए तो पिताजी से कहा कि साहब मुझे जो है, मैं जीवन में कुछ कर पाऊँगा नहीं, मुझे एक आप काली कोट टाई दिलवा दीजिए और कोई वकील साहब बता दीजिए, तो मैं उन्हीं के बस्ते पर मैं काम धाम शुरू करूँ। और उन्होंने पता नहीं किस मूड में तुरंत लेके मुझे अमीनाबाद चले गए, उन्होंने कोट दिला दी, टाई दिला दी, और एक वो भी कांग्रेस पार्टी के ही वकील साहब थे, पंडित सांस्वरूप मेनवाल जी, स्वरूप कुमारी बख्शी जी के मुकदमे लड़ा करते थे वो, तो उन्हीं का बस्ता होने का मुझे सौभाग्य मिला। और 2 साल LLB सेकेंड ईयर और LLB थर्ड ईयर मैंने मेनवाल साहब के साथ वकालत की, और ये सोच करके किया कि अब जीवन में सिर्फ वकालत ही करनी है। और हमारे पिताजी नहीं हैं, उनके ईमानदारी किसी पूरे प्रदेश में मशहूर हैं। एक ही घर में हम लोग रहते थे, वकील साहब भी रहते, चाचा और जज साहब भी रहते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई आँच नहीं आई। एज जुडिशियल मेंबर रिटायर हुए तो पिताजी, और फिर वहाँ पर जो है, जो LLB सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो पैसे मिले, उस पैसे को हम लोग इकट्ठा करते थे कि एक व्यक्ति को राजनीति करने की इच्छा हो गई बहुत ज़्यादा, तो उसी में फिर हम लोगों ने काम चालू कर दिया था। और काम चालू करने के बाद फिर उतना चलते गए। फिर उसके बाद मुझे सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो कि राज्यसभा सांसद रहे, अभी उनका कार्यकाल खत्म हुआ, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनकी जूनियरशिप में काम करने का मौका मिला। तो मेरा कहने का आशय था कि जो घटनाक्रम रहा, तो एक ऐसा अजीबोगरीब कि सोचा कुछ था, हुआ कुछ, होता कुछ चला जा रहा है। लेकिन 2022 में जब प्रक्रिया चली यहाँ पर आने की, और जब मैं यहाँ आया, और जब पहली बार मुझे
अभी इसी 2-3 दिन पहले महानगर से और विकास नगर तक जब वो हुई ध्वज यात्रा हुई, गौरव यात्रा हुई और मुझे झंडा लेके चलने का मौका मिला, तो वास्तव में लगा कि यार आज जीवन सफल हो गया है। धीरज गुर्जर जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, तब लगा कि यार वास्तव में आज जो है। तो फिर मैंने जितने जगह था वहाँ पर जाकर मैंने फिर सब जगह तिरंगा लिया हाथ में, और कल 15 तारीख को 15 अगस्त मुझे उन्नाव में तिरंगा लेके चलने का मौका मिला। तो वास्तव में गर्व महसूस हुआ और ये लगा कि यार अब तिरंगा जिसमें कि हर कोई लिपट करके इस धरती को छोड़ना चाहता है, आज उसको लोग श्रद्धा आस्था से ज़्यादा उसका भी मैं कहूँगा कि वही व्यापारीकरण शुरू हो गया है कि उससे कितना लाभ हमको मिल सकता है जगह जगह। तो अब भाई अब ठीक है, अपना अपना सोचने का नज़रिया है, लेकिन मैं तब भी कहूँगा कि कम से कम हमारी आज़ादी के रणबांकुरों को, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे और भी लोग हों, और चाहे हमारा तिरंगा झंडा हो, कम से कम भगवान के लिए इनको बख्श दो। जब तुम राम को छोड़ते हो, ठीक है, वो कभी नहीं रहे धरती पर, या राम जी धरती पर थे, हम लोगों ने नहीं देखा उनको, या उनकी आराधना करके रामचरितमानस करके उनके बारे में कल्पना करते हैं, ठीक है, उनको तुम नहीं छोड़ा, लोगों ने माना नहीं माना जो भी रहा, लेकिन ये लोग तो रहे। आज मैं बीबीसी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक वो देख रहा था बैठ करके, इतनी स्पष्टवादिता हर चीज़ में, जो कमियां हैं उस पर भी चर्चा, जो अच्छाइयाँ हैं उस पर भी चर्चा, जो आगे का लक्ष्य है। आपने 2014 में हमें क्या दिखाया सपना? आपने 2014 में जो सपने दिखाए कि 2022 तक फला काम पूरा, 2022 ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं हुआ, मुझे चौराहे पर ले चल के चलो। तो चलो तो भाई, हम तो चौराहे पर ले जाने तैयार खड़े हैं। तो ये अब इवेंट भाई 2014 से तिरंगा आपको क्यों नहीं याद आई? 15 में क्यों नहीं याद आया? 16 में क्यों नहीं याद आया? 18 में क्यों नहीं आया? 19 में क्यों नहीं आया? ये 2022 में क्यों याद आ गया आपको तिरंगा का? एक तिरंगा 22 में इसलिए याद आ गया कि कांग्रेस पार्टी ने एक आह्वान किया और आपको अपनी कॉपी चेक कराने का मौका आया था, आपको अपना होमवर्क दिखाना था, आपको अपने 4-5 साल 7 साल 8 साल की उपलब्धियां बतानी थी जनता को। है कुछ नहीं बताने के लिए, महंगाई पर एक शब्द नहीं बोलना है, कांग्रेस